चौहान वंश का पतन और अंतिम शासक। चौहान वंश का इतिहास वीरता, संस्कृति और साम्राज्य विस्तार की गाथाओं से भरा है, लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसका भी अंत हुआ। चौहान वंश का पतन केवल सैन्य पराजय के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों के मिश्रण से हुआ। पृथ्वीराज चौहान और तराइन के युद्धों के बाद स्थिति। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल चौहान वंश के शिखर का प्रतीक था। तराइन के प्रथम युद्ध में उनकी विजय ने चौहान साम्राज्य को उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। परंतु द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी के हाथों उनकी पराजय ने साम्राज्य की नींव हिला दी। इस युद्ध में पृथ्वीराज की वीरता और नेतृत्व क्षमता के बावजूद गोरी की रणनीति और सैन्य तकनीक ने चौहान सेना को परास्त कर दिया। इस पराजय ने न केवल दिल्ली और उत्तर भारत के नियंत्रण में बदलाव लाया, बल्कि चौहान साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति को भी कमजोर किया। आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता। तराइन की पराजय के बाद चौहान साम्राज्य में आंतरिक अस्थिरता बढ़ी। उत्तराधिकार संघर्ष। पृथ्वीराज के बाद उत्तराधिकारी की सत्ता पर विवाद हुआ। सामरिक कमजोरियां। सेना का हिस्सा खंडित और भ्रमित हुआ। प्रांतीय विद्रोह। कुछ क्षेत्रों में चौहान साम्राज्य का नियंत्रण कमजोर पड़ा, जिससे स्थानीय राजाओं ने स्वतंत्रता की मांग की। इन कारणों से चौहान साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। मोहम्मद गोरी और बाहरी आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार आक्रमण किए। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। राजनीतिक कब्जा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र गोरी के नियंत्रण में चले गए। सैन्य दबाव। गोरी की सेना लगातार चौहान क्षेत्र पर हमला करती रही। गोरी के आक्रमण और स्थानीय अस्थिरता ने चौहान साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया तेज कर दी। अंतिम शासक और उनकी वीरता। पृथ्वीराज चौहान अंतिम महान शासक थे, जिन्होंने चौहान साम्राज्य को अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से बनाए रखा। उनके अंतिम समय में भी उन्होंने सैन्य प्रतिरोध, गोरी के खिलाफ सीमित क्षेत्रों में युद्ध, राजनीतिक समझौते, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय राजाओं के साथ गठबंधन, धर्म और संस्कृति का संरक्षण, पराजय के बावजूद धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जारी। पृथ्वीराज की वीरता और बलिदान ने चौहान वंश को इतिहास में अमर बना दिया। राजनीतिक पतन के कारण। चौहान साम्राज्य का पतन कई कारकों से हुआ। 1. सैन्य तकनीक में पिछड़ना। गोरी की सेना में नवीन युद्ध तकनीक और रणनीति थी। 2. आंतरिक विद्रोह। प्रांतों में सत्ता संघर्ष और विद्रोह। 3. सैन्य शक्ति का विखंडन। तराइन की पराजय से सेना कमजोर हुई। 4. कूटनीतिक असफलता। बाहरी राजवंशों और पड़ोसियों के साथ गठजोड़ पर्याप्त नहीं। 5. आर्थिक दबाव। युद्ध और आक्रमणों के कारण वित्तीय स्थायित्व कमजोर हुआ। साम्राज्य के क्षेत्रों का पतन। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्र गोरी के नियंत्रण में चले गए। राजस्थान और अन्य प्रांतीय क्षेत्रों में स्थानीय राजाओं का प्रभुत्व बढ़ा। व्यापारिक मार्गों और आर्थिक केंद्रों पर नियंत्रण कमजोर पड़ा। इस प्रकार चौहान साम्राज्य धीरे धीरे अपने सीमित क्षेत्रों तक सिमट गया। साम्राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हालांकि चौहान साम्राज्य का राजनीतिक अंत हुआ, उनका सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। साहित्य और वीरता की गाथाएं पृथ्वीराज रासो और अन्य ग्रंथों के माध्यम से। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। मंदिर, संगीत, नृत्य और स्थापत्य कला। राजनीतिक शिक्षा, उत्तराधिकार, सैन्य रणनीति और कूटनीति के अनुभव। चौहान साम्राज्य के पतन के बाद भी उनकी वीरता और शासन नीति इतिहास में आदर्श बनी। निष्कर्ष। चौहान वंश का पतन एक नियत प्रक्रिया थी, जिसमें आंतरिक संघर्ष, सैन्य पराजय और बाहरी आक्रमणों का मिश्रण था। अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता और नेतृत्व से साम्राज्य की रक्षा की, परंतु सामरिक और राजनीतिक परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थीं। चौहान साम्राज्य का राजनीतिक अंत हुआ, परंतु उनका सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक योगदान भारतीय इतिहास में अमिट है। उनकी वीरता, बलिदान और शासन नीति आज भी प्रेरणा का स्रोत है। चौहान वंश का सामाजिक संगठन और प्रशासनिक ढांचा। चौहान वंश केवल वीरता और सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उनके शासन का आधार समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था में भी मजबूत था। उनका दृष्टिकोण ये था कि राजसत्ता केवल युद्ध और राजनीतिक शक्ति से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक संगठन और न्यायिक प्रणाली से टिकती है।
सामाजिक संगठन। चौहान साम्राज्य में समाज व्यवस्थित और वर्गीकृत था। सामाजिक संगठन ने साम्राज्य की स्थायित्व और संस्कृति को बनाए रखा। राजपूत वर्ग राज्य की सैन्य शक्ति और प्रशासन का मुख्य आधार। पृथ्वीराज और अन्य शासक इसी वर्ग से थे। कृषक वर्ग कृषि उत्पादन राज्य की आय का मुख्य स्रोत। किसानों की स्थिति नियंत्रित और कर प्रणाली व्यवस्थित। व्यापारी और कारीगर वर्ग व्यापार, उद्योग और कलात्मक विकास में योगदान। व्यापारिक नगरों का विकास और अंतर्राज्यीय व्यापार। धार्मिक और शिक्षाविद वर्ग ब्राह्मण, जैन, साधु और विद्वान। धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा और न्याय प्रणाली में योगदान। सामाजिक संगठन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चौहान शासन ने प्रत्येक वर्ग की भूमिका और कर्तव्य निर्धारित किए। प्रशासनिक ढांचा। चौहान साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत था। 1. राजा और दरबार शासन की सर्वोच्च सत्ता। राजा के निर्णय नीति, युद्ध, न्याय और आर्थिक व्यवस्था में अंतिम माने जाते। 2. सचिव और मंत्रिमंडल विभिन्न विभागों का संचालन। वित्त, सैन्य, न्याय और धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी। 3. प्रांतीय प्रशासन प्रत्येक क्षेत्र या प्रांत में चौपाल और अधिकारी। स्थानीय समस्याओं और कर संग्रह का प्रबंधन। 4. सैन्य प्रशासन किलों और नगरों में सेना की तैनाती। युद्ध और सुरक्षा की योजना। प्रशासनिक ढांचा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चौहान साम्राज्य ने संगठन और नियम के माध्यम से शासन का प्रबंधन किया। कर प्रणाली और वित्तीय प्रशासन। चौहान वंश ने कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। कृषि कर उत्पादन के आधार पर, व्यापार कर नगरों और मार्गों पर, विशेष कर नमक, घोड़े और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं पर। राजस्व का उपयोग सैन्य, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए किया जाता। वित्तीय प्रशासन ने राज्य की स्थायित्व और व्यापारिक समृद्धि सुनिश्चित की। न्याय व्यवस्था। चौहान साम्राज्य में न्याय प्रणाली न्यायसंगत और प्रभावी थी। राज्य न्यायालय राजा या उसके नियुक्त न्यायाधीशों के माध्यम से। स्थानीय पंचायतें गांव और नगर में विवादों का निपटारा। समान और निष्पक्ष न्याय अपराध, विवाद और कर संबंधी मामलों में। न्याय व्यवस्था ने समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। सैन्य प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था। चौहान शासन में सैन्य प्रशासन महत्वपूर्ण था। किलों का नियंत्रण रणथंभौर, अजमेर और अन्य किले। सैनिक वर्ग का संगठन राजपूत योद्धा और प्रशिक्षित सेना। सुरक्षा उपाय व्यापार मार्गों, नगरों और जलाशयों की सुरक्षा। सैन्य प्रशासन ने राज्य को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण से बचाया। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। चौहान प्रशासन ने समाज के हर वर्ग को महत्व दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सरकारी संरक्षण। शिक्षा और विद्या के केंद्रों का समर्थन। कला, संगीत, नृत्य और साहित्य का संरक्षण। सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था ने साम्राज्य को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कृति और न्याय का केंद्र भी बनाया। निष्कर्ष। चौहान वंश का सामाजिक और प्रशासनिक संगठन उनकी शक्ति का महत्वपूर्ण आधार था। समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका स्पष्ट। प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और प्रभावी। सैन्य और आर्थिक प्रशासन संतुलित। इन तत्वों ने चौहान साम्राज्य को स्थायित्व, समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव प्रदान किया। ये स्पष्ट करता है कि चौहान वंश केवल युद्ध और वीरता के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन और समाज के लिए भी आदर्श था। चौहान वंश के वैवाहिक गठबंधन और सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। चौहान वंश का शासन केवल युद्ध, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था तक सीमित नहीं था। उनके शासक ये समझते थे कि एक साम्राज्य को स्थायित्व और प्रभावी बनाने के लिए वैवाहिक गठबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है। विवाह न केवल व्यक्तिगत संबंधों का माध्यम था, बल्कि यह राजनीतिक रणनीति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन भी था। वैवाहिक गठबंधन की आवश्यकता और उद्देश्य। चौहान शासकों ने वैवाहिक गठबंधन को कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना। 1. राजनीतिक स्थायित्व। पड़ोसी राजवंशों के साथ विवाह से राजनीतिक गठबंधन मजबूत हुआ। 2. सैन्य सहयोग। वैवाहिक रिश्तों के माध्यम से युद्ध और रक्षा में सहयोग सुनिश्चित हुआ। 3. सांस्कृतिक आदान प्रदान। विवाह के साथ विद्वान, कलाकार और व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आए। 4. धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा। वैवाहिक गठबंधन से राजवंश की प्रतिष्ठा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश फैलता। प्रमुख वैवाहिक गठबंधन। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। मोहम्मद गोरी से संघर्ष के पूर्व पृथ्वीराज ने संयोगिता के विवाह से साझा सुरक्षा और राजनीतिक गठबंधन स्थापित किया।
अन्य प्रांतों के राजकुमारियों के विवाह मालवा, गुजरात और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सैन्य गठबंधन के माध्यम से विवाह। कभी कभी विवाह केवल राजनीतिक मित्रता नहीं, बल्कि युद्ध और रक्षा सहयोग का साधन भी था। इन वैवाहिक गठबंधनों से न केवल राजनीतिक स्थायित्व बना, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग भी बढ़ा। वैवाहिक गठबंधन और समाज पर प्रभाव। वैवाहिक गठबंधनों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक आदान प्रदान, संगीत, नृत्य, साहित्य और कला का प्रवाह हुआ। धार्मिक सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों के बीच मेल जोल और समझ बढ़ी। सामाजिक एकता, पारिवारिक और राजकीय संबंधों ने समाज में स्थायित्व और सहयोग को बढ़ावा दिया। राजनीतिक प्रभाव। वैवाहिक गठबंधन से चौहान वंश ने कई राजनीतिक लाभ प्राप्त किए। 1. सैन्य सहयोग सुनिश्चित करना, युद्धों में गठबंधन राज्यों की सेना सहायता करती। 2. सीमावर्ती क्षेत्रों का नियंत्रण, वैवाहिक रिश्तों के माध्यम से सीमाओं पर स्थायित्व। 3. राजनीतिक शांति, पड़ोसी राज्यों के बीच संघर्ष की संभावना कम हुई। 4. सत्तावादी प्रतिष्ठा, वैवाहिक संबंधों ने चौहान साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। वैवाहिक गठबंधन केवल राजनीतिक रणनीति नहीं थी, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी थे। सांस्कृतिक मेलजोल, विभिन्न प्रांतों के रीति रिवाज, पहनावा और कलाएं एक दूसरे में मिश्रित हुई। शिक्षा और विद्या का प्रसार, विद्वान और शिक्षक विवाह के माध्यम से अन्य राजाओं के दरबार में गए। सांस्कृतिक समारोह, विवाह उत्सवों में संगीत, नृत्य और कवि संगोष्ठियां आयोजित होती। वैवाहिक नीति और राज्य नीति का समन्वय। चौहान शासक विवाह नीति को राज्य नीति का हिस्सा मानते थे। उन्होंने इसे रणनीति और कूटनीति के रूप में प्रयोग किया। सुरक्षा और सहयोग, युद्ध और रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त विवाह। राजनीतिक स्थायित्व, प्रांतीय और पड़ोसी राज्यों के बीच सामंजस्य। सांस्कृतिक समृद्धि, कला, संगीत और साहित्य के आदान प्रदान से राज्य की समृद्धि। निष्कर्ष। चौहान वंश के वैवाहिक गठबंधन ने साम्राज्य की राजनीति, समाज और संस्कृति में गहरा प्रभाव डाला। विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं, बल्कि सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रणनीति का माध्यम था। चौहान शासकों की यह नीति उन्हें समकालीन राजवंशों में विशेष बनाती है। इस नीति ने न केवल राज्य की स्थायित्व को सुनिश्चित किया, बल्कि समाज और संस्कृति को भी समृद्ध बनाया।